नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लालपा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ ऊष्मा की घटना का भाग 1। इसमें हमें देखना है कि ऊष्मा की परिभाषा क्या है, वस्तुओं में ऊष्मा का स्रोत क्या है वो समझेंगे, ऊष्मीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं ये समझना है, और ठोस में ऊष्मीय प्रसार इसमें क्या क्या हमें देखना है वो भी हम आज के विषय में इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हमें सबसे पहले समझना है कि ऊष्मा की परिभाषा क्या है। देखिए, ऊष्मा और कुछ नहीं, एक प्रकार की ऊर्जा है। मतलब ऊर्जा की इकाई हमें पता है जूल है, तो ऊष्मा की इकाई भी जूल ही होगी। एसआई इकाई जूल होगी। और सीजीएस इकाई ऊर्जा की क्या है? हमें पता है ऊर्जा की सीजीएस इकाई अर्ग होती है, लेकिन ऊष्मा की सीजीएस इकाई कैलोरी। ये ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऊष्मा की परिभाषा क्या है। तो हमने ये समझ लिया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा की एसआई इकाई जो है, ऊष्मा की भी एसआई इकाई वही होगी। तो यहां से अब हमें यह समझना है कि ये ऊष्मा असल में आती कहां से है। तो हमने ये पता लगा लिया कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का अनुभव कराता है, ठीक है। और अब देखिए, ये एक वस्तु है ए और ये एक वस्तु है बी। हम अगर इसको छुएंगे तो हमें इसके गर्म या ठंडा होने का कुछ एक एहसास होगा। मतलब इसका तापमान क्या हो सकता है, इसका अनुभव हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको छुए और उसको अनुभव करें, ए वस्तु को छूने के बाद जो अनुभव है, बी वस्तु को छूने के बाद उससे ज्यादा गर्मी का अनुभव करते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि बी वस्तु में ऊष्मा ए वस्तु की तुलना में अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो वस्तुओं के तापमान के मतलब कितने गर्मी, कौन सा वस्तु कितना गर्म है, इसका अनुभव कराने के लिए ऊष्मा कारगर है, सिद्ध हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का, ये ए वस्तु बी की तुलना में ठंडा है, बी वस्तु ए की तुलना में गर्म है, इस बात का अनुभव इसने हमें कराया, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का संचार हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होगी। मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होगी। तो यहां पर ऊष्मा हमेशा किस तरह से किस तरफ बहेगी, जो ऊंचे तापमान पर है वहां से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का संचार हमेशा होगा। अब यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि ऊष्मा और तापमान में अंतर है। ऊष्मा की एसआई इकाई अभी मैंने कहा है कि जूल है, और सीजीएस इकाई कैलोरी है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है, याद कीजिए, और सीजीएस इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो सवाल ये उठता है कि ऊष्मा और तापमान में अंतर क्या है। ऊष्मा और तापमान में अंतर वही है जो कि पानी के आयतन और पानी की उच्चता में है। आप थोड़ा सा इसको इस तरह से समझिए कि एक पात्र में अगर हम पानी को भर दें, तो उस पात्र में भरा हुआ पानी, हम मान लेते हैं कि इस पात्र में भरा हुआ पानी 5 लीटर है,
और इस पानी की ऊंचाई मान लेते हैं कि नीचे से ऊपर तक इसकी ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। इन दोनों में 5 लीटर के आयतन और 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई में जो अंतर हमें दिख रहा है, ऊष्मा तथा तापमान में भी वही अंतर है। मतलब ऊष्मा कुछ नहीं, एक वस्तु के अंदर संचित ऊर्जा का एक रूप है ऊष्मा, उसके अंदर भरी हुई ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा का स्तर कहां तक पहुंचा है, ये तापमान से हमें ज्ञात होता है। ठीक है, मतलब ये स्तर का ज्ञान हमें बस कराता है। अगर ऊष्मा ज्यादा हुई तो तापमान भी ज्यादा हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इन दोनों में हमारे दिमाग में अंतर बैठना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा ऊष्मा और तापमान में कंफ्यूज हुए रहेंगे। ठीक है, और ये कंफ्यूजन बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए ऊष्मा हमेशा इसको ध्यान में रखिए कि इसको पानी के आयतन के साथ तुलना कीजिए कि कितना पानी किसी पात्र में भरा हुआ है, और ये ऊष्मा अगर हम तापमान को देखें तो ये पानी की ऊंचाई कहां तक है, उस हिसाब से सोचिए। अब देखिए एक और बात कि इन दोनों में अगर मान लेते हैं कि यहां पर पानी कम है। ठीक है, यहां पर पानी कम है, मान लेते हैं 3 लीटर पानी है, और ये ऊंचाई पानी की मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। और अगर हम यहां से यहां एक पाइप से जोड़ देते हैं इन पात्र को, इस पाइप से पात्र को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये जो पानी यहां पर है, ये ऊंचे स्तर से पानी बहकर इधर आने लगेगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि ऊष्मा ऊंचे तापमान से नीचे तापमान की ओर बहती है, ठीक उसी तरह से। तो आप ऊष्मा और तापमान में जो अंतर है उसको कुछ इस तरह से अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो ऊष्मा का संचार किस प्रकार से होता है, सर्वदा ही उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है कि पदार्थ की ऊष्मा का स्रोत क्या है। कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, तरल हो या गैस हो, उसमें ऊष्मा आती कहाँ से है। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पदार्थ है, मान लेते हैं कि ये एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि ये एक दूसरा पदार्थ है जो कि तरल अवस्था में है, और ये एक तीसरा पदार्थ है जो कि गैसीय अवस्था में है। ये गैस के अणु इधर उधर घूम रहे हैं इस पात्र के अंदर। अब हमें पता है कि चाहे कोई भी पदार्थ हो, ठोस, तरल या गैस, चाहे कोई भी पदार्थ हो, ये सारे के सारे बने तो हुए हैं अणुओं से। तो अब इन ठोस में, तरल में और गैस में अणुओं के बीच की दूरी का ही बस अंतर होता है। ठोस में अणु बहुत पास पास और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से आकर्षित हुए हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत इनके बीच में अंतः आकर्षण बल अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा है, इसलिए ठोस एक ही जगह पर इस तरह से इकट्ठा रह पाते हैं। तरल में अणुओं के बीच का अंतः आकर्षण बल कम होता है ठोस की तुलना में, इसलिए तरल पदार्थ में बहने की क्षमता होती है। तो इसलिए इनके बीच के अणुओं का आकर्षण बल कम होने के कारण हम कहते हैं कि तरल पदार्थ को इस तरह से पात्र में घेरे हुए रखना पड़ता है। अगर ये पात्र मान लेते हैं कि यहाँ से बाहर गिरा दिया जाए इसको, तो ये बह के निकल जाएगा। तो ये अंतर है ठोस और तरल में। और दूसरी, अगर यहाँ पे गैस के बारे में देखें तो गैस के अणुओं के बीच में अंतः आकर्षण बल सबसे ज्यादा कम है, और यही कारण है कि ये लगभग यहाँ पर एक दूसरे से, मतलब किसी भी तरह का आकर्षण बल महसूस ही नहीं करते हैं अपने अंदर, और इधर उधर ऐसे जाने की कोशिश करते हैं। अगर ये पात्र हम यहाँ से हटा दें और गैस को मुक्त कर दें हवा में, तो ये गैस इस तरह से फैलने लगेगा।
तो इस तरह से कोई भी पदार्थ में अणु इस प्रकार रहते हैं, तो उनके बीच का अंत आकर्षण बल कम या ज्यादा हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि वो ठोस, तरल या गैस हो। अब पदार्थ में, यानी चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस हो, इनमें ऊष्मा कहाँ से आती है? इनमें ऊष्मा आती है इन अणुओं के कंपन के कारण। मतलब इनमें जो ऊष्मा जमा होगी वो किस प्रकार से जमा होगी। हम देखेंगे कि किसी भी पदार्थ के जितने भी अणु हैं वो अपनी जगह पे किस प्रकार से कंपन कर रहे हैं। ये दिखाने का मतलब है कि ये एक अणु है और ये ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है। जरूरी नहीं ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो, कैसे भी हो, अपनी जगह पे वो कंपन करते हैं। तरल पदार्थ के अणु भी इस तरह से कंपन कर रहे हैं, गैसीय पदार्थ के अणु भी इस तरह से कंपन कर रहे हैं। अब ये कंपन जितना अधिक होगा, जितना तीव्र होगा, हम कहेंगे कि पदार्थ की ऊष्मा ऊर्जा उतनी ज्यादा है। ठीक है। अब थोड़ा सोचिए कि किसी ठोस को हमने गर्म करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे, बाहर से ऊष्मा ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करना शुरू होगी, और ये ऊष्मा ऊर्जा जब इसके अणुओं तक पहुंचेगी तो उसके अणु के बीच का कंपन बहुत ज्यादा होने लगेगा। और इतना ज्यादा कंपन होते होते क्या होगा, उनके बीच का आकर्षण बल धीरे धीरे कम होगा। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि किसी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करें तो एक समय ऐसा आता है कि वो तरल में बदल जाए। क्यों? क्योंकि तरल के अंदर जितने भी अणु हैं उनके बीच का आकर्षण बल, उनका अंतः आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। और ये कम क्यों हो गया? क्योंकि बाहर से ऊष्मा जो दी गई थी उसके कारण अणु बहुत ज्यादा तीव्रता से कंपन करने लगे, और तीव्र कंपन के कारण उनके बीच का आकर्षण बल कम हो गया। अब इसको, तरल पदार्थ को भी हम गर्म करते रहें, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें देखने को मिलेगा कि इनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल और ज्यादा कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपन और ज्यादा बढ़ गया था। तो इतने ज्यादा कंपन बढ़ने के कारण अब ये जितने भी अणु हैं ये एक दूसरे से प्राय मुक्त हो गए हैं, और ये एक दूसरे से ऐसे दूर धीरे धीरे बहने लगे हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे इधर उधर बिखरने लगे हैं। तो इसीलिए हमें गैस, मतलब कोई भी तरल पदार्थ अगर उसको हम पर्याप्त मात्रा में गर्म करें तो हमें वो गैस में रूपांतरित होता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार से ये जो ऊष्मा है ये कहाँ कहाँ जाके बस रही है? ये अणुओं के कंपन में जाके बस रही है। मतलब हम कहेंगे कि किसी भी पदार्थ में उसकी ऊष्मा का स्रोत क्या है? उसके अंदर जितने अणु हैं उनके कंपन को ही हम ऊष्मा का स्रोत कहेंगे। वहीं पर जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन में होने वाले, अब देखिए जितने भी अणु हैं वो परमाणु से बने होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मान लीजिए कि पानी का अणु है तो दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। अब पानी के परमाणु के अंदर हो सकता है कि कुछ आयन मिले हो। ठीक है, हमने नमक डाल दिया तो नमक के आयन, सोडियम क्लोराइड के आयन इस तरह से घूम फिर रहे हैं, तो वो अणु भी हो सकते हैं। पानी के अंदर परमाणु मिलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, पानी के अणु मिलेंगे। मान लेते हैं कि उसमें नमक के रूप में कुछ अशुद्धि मिली हुई है तो सोडियम और क्लोरीन के आयन भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग इनमें हैं, इनमें जो कंपन होता है तीव्र गति से, आयन में तीव्रता से जो गति होती है, जो कंपन होता है, उसके कारण उसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो इसका मतलब आप कुछ इस तरह से अपने दिमाग में रखिए कि ये एक पानी का उदाहरण है। इस पानी के उदाहरण में यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी का अणु है, या तो फिर अगर नमक मिला है हमारे उदाहरण के हिसाब से तो सोडियम का आयन, क्लोरीन का आयन भी है। ये सारे के सारे तेज तीव्रता से गति कर रहे हैं, यहाँ पर इधर से गति कर रहे हैं, और उसी गति में हमें ऊष्मा ऊर्जा
मतलब जमा हुई दिखेगी। तो ये है किसी भी वस्तु के अंदर ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत। तो इस तरह से पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन में होने वाली गति की तीव्रता पदार्थ की ऊष्मा ऊर्जा निर्धारित करती है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये जितने भी परमाणु, अणु या आयन हैं, ये कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। जितनी तेजी से गति कर रहे हैं, हम कहेंगे उतनी ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा उनमें है ना? हमने यही तो देखा था कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया तो वो तरल पदार्थ में बदल गया, मतलब उसमें ऊष्मा बढ़ गई, इसलिए वो तरल में गया। और तरल है तभी उसके अणुओं के बीच में जो गति थी वो ठोस पदार्थ से ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो दूर दूर हो गए थे। तो ऊष्मा बढ़ गई तो गति भी बढ़ गई अणुओं के बीच में। और ज्यादा ऊष्मा देंगे तो वो जो तरल पदार्थ है वो गैस में बदल जाएगा, तो उनके अणुओं के बीच में गति और तीव्र हो जाएगी। तो ऊष्मा के साथ साथ अणुओं के बीच की गति भी तीव्र बढ़ती रही। तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि अणुओं के बीच की जो गति है वो समानुपाती होती है ऊष्मा के। तो इसका मतलब किसी भी पदार्थ की ऊर्जा उसमें उपस्थित परमाणु, अणु या आयन में होने वाली गति की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊष्मीय प्रसार क्या है। हमें हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हमने घटनाएं देखी होंगी जहां पे हमें ये दिखता है कि किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे तो वो थोड़ा सा फैल जाता है। मतलब मान लेते हैं कि ये एक पदार्थ है, एक छड़ है, और इसको हम गर्म कर रहे हैं। इसको हम गर्म कर रहे हैं ऐसे। तो गर्म करेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि ये अपने आकार से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये हमने बहुत बार देखा है कि कोई भी चीज गर्म होती है तो उसके आकार में बदलाव आता है, वो थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऊष्मा जाके अंदर के अणुओं की तीव्र गति को और ज्यादा तीव्र कर रही है और उनके बीच के अंतः आकर्षण बल को कम कर रही है। तो उनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ जा रही है। तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उसका आकार भी थोड़ा सा फैल जाएगा। तो इसी फैलने को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। ठीक है? तो गर्मी के कारण जो चीजें, वस्तुओं के आकार में फैलाव आता है तो उसको हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार ठोस के लिए अगर हम देखें तो ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैंने उदाहरण में दिखाया कि मान लेते हैं कि ठोस एक इस तरह का छड़ है, तो इसको गर्म करेंगे तो हो सकता है कि ये छड़ पहले की तुलना में थोड़ा सा लंबा हो जाए। हो सकता है कि हमारा ठोस इस तरह से एक फैला हुआ पदार्थ है, इसका एक क्षेत्रफल है, और इसको गर्म करेंगे तो हो सकता है कि इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा हो जाए पहले से। या तो फिर हो सकता है कि हमारा जो ठोस पदार्थ है वो एक ऐसा एक वस्तु है जिसका इस प्रकार का एक गोलाकार आकार है। इसको गर्म करेंगे तो इसका आकार आयतन में पहले से बढ़ जाए। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पे लंबाई में वृद्धि हो गई, मतलब लंबाई में प्रसार आ गया। यहां पे क्षेत्रफल में प्रसार आ गया, क्षेत्रफल में प्रसार आया। और यहां पर क्या हो गया? यहां पे आयतन में प्रसार आया। अब एक बात को समझिए कि कोई भी ठोस पदार्थ आप लेंगे, चाहे वो छड़ हो या इस प्रकार का कोई एक क्षेत्रफल हो या कोई आयतन इस प्रकार एक गोलाकार आकृति का हो, और उसको गर्म करेंगे तो ये तीनों के तीनों प्रसार एक ही साथ आएंगे। लेकिन हमें सुविधा के लिए इन तीनों को अलग अलग पढ़ना है। कोई भी वस्तु लीजिए, उसको गर्म कीजिए, इन तीनों प्रसारों को आप
एक साथ उसमें देख पाइएगा, लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए इनको अलग अलग करके पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं ऊष्मा का प्रसार। और किसी पदार्थ की ऊष्मा बढ़ने पर उसमें उपस्थित अणुओं की गति तीव्र हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जिस कारण अणुओं की पारस्परिक दूरी भी बढ़ने लगती है। ठीक है, अणुओं की पारस्परिक दूरी भी बढ़ने लगती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अणुओं के बीच की जो दूरी है वो गर्मी पाने के कारण उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गति ज्यादा तीव्र हो गई। इस कारण किसी भी पदार्थ की ऊष्मा ऊर्जा में वृद्धि से उसमें प्रसार होने लगता है। तो ये हमने समझ लिया। ऊष्मीय प्रसार की घटना पदार्थ के सभी रूपों में, चाहे वो ठोस हो, तरल हो, गैस हो, सभी रूपों में हमें देखने को मिलती है। आप किसी ठोस को गर्म कीजिए, उसकी आकृति में को फैलते हुए, प्रसार होते हुए देखेंगे। आप किसी तरल को गर्म कीजिए तो उस तरल को, अगर मान लीजिए कि एक घना कोई तरल पदार्थ है, उसको आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद ये तरल पदार्थ थोड़ा सा पतला हो गया है और थोड़ा सा पहले से आयतन में बढ़ गया है। ठीक है, गैस भी गर्म करने पर फैलने लगता है। तो इस प्रकार से चाहे वो पदार्थ का कोई भी रूप हो, ऊष्मीय प्रसार तो उसमें देखने को मिलेगा ही। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रसार गुणांक क्या है। तो देखिए, आपके पास दो ठोस पदार्थ के टुकड़े हैं। मान लेते हैं कि ये कॉपर यानी तांबा है और ये लोहा है। ठीक है, अब इन दोनों को हम समान ऊष्मा देंगे। मान लेते हैं 50 जूल की ऊष्मा इसको भी दी गई और इसको भी दी गई। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इसके आकार में जो प्रसार आया है वो इसके आकार में नहीं आया है। मतलब दोनों में प्रसार अलग अलग आया है, जबकि ऊष्मा तो एक ही दी गई थी। तो इससे यह साबित होता है कि अलग अलग वस्तु में प्रसार अलग अलग होता है। अब ये अलग अलग प्रसार क्यों होता है, उसका उत्तर है कि हर वस्तु का अपना एक प्रसार गुणांक होता है। ये प्रसार गुणांक क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन मान लीजिए कि कुछ एक गुण है उस वस्तु में जिसको हम प्रसार गुणांक कहते हैं, और ये हर वस्तु के लिए अलग अलग होती है। इसी कारण से अगर हम दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को एक ही प्रकार की ऊर्जा प्रदान करें तो कभी हमें वो एक ही तरह से प्रसारित होते हुए नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि विभिन्न पदार्थों में समान परिमाण में ताप दिए जाने पर ऊष्मा में होने वाले वृद्धि के कारण प्रसार भिन्न भिन्न होता है। तो जैसे तांबा और लोहा, इसका उदाहरण दिया था, इनको समान ताप देकर गर्म करने पर तांबे में लोहे की अपेक्षा अधिक प्रसार होगा। ठीक है, तो पदार्थों में प्रसार का परिमाण उनके प्रसार गुणांक पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रसार गुणांक, तो अलग अलग प्रसार गुणांक मतलब प्रसार भी अलग अलग परिमाण में होगा। तो अब विभिन्न पदार्थों के प्रसार गुणांक का मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो अलग अलग प्रकार का पदार्थ है तो उनके प्रसार गुणांक अलग अलग होंगे और इस प्रकार से प्रसार भी अलग अलग हो गया। तो अब हमें समझना है कि ठोस में प्रसार किस प्रकार से होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी ठोस पदार्थ लेंगे तो उसमें हमें 3 प्रकार से प्रसार दिखेगा। तो वही हमें देखना है कि ठोस पदार्थों में 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। हमने बात कर ली थी कि लंबाई में प्रसार के लिए जब भी हम बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, ये प्रसार गुणांक क्या है हम थोड़ी देर में समझेंगे। बस ये समझ लीजिए कि किसी भी पदार्थ को लंबाई, मतलब लंबाई में जब बढ़ते हुए हम देखेंगे, अगर कोई एक ठोस पदार्थ है जिसको गर्म किया गया और उसकी लंबाई में वृद्धि होते हुए दिख रही है, तो हम उस वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी पदार्थ के क्षेत्रफल में प्रसार हुआ तो उसको हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में
प्रदर्शित करेंगे और किसी पदार्थ में आयतन में प्रसार हुआ तो हम उसको आयतन प्रसार गुणांक द्वारा दिखाएंगे। तो ये ठोस में प्रसार के तीन अलग अलग प्रकार होते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। आइए अब हम देखेंगे कि रेखीय प्रसार गुणांक किसको कहते हैं, समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये एक छड़ है और इस छड़ का तापमान, अभी जैसे कि आप किसी रूम में बैठे हैं, किसी जगह पर बैठे हैं, तो उसका कुछ एक तापमान होगा। मैं उदाहरण के तौर पे मान लेता हूं कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है आपके रूम का, ठीक है। तो हमारे उदाहरण में हम इसको 30 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेंगे, मान लेते हैं कि इसका तापमान T1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इस छड़ की लंबाई L है। अब इसको हम गर्म करेंगे। इसको गर्म करते ही हमें देखने को मिलता है कि ये छड़ पहले से ज्यादा लंबा हो गया और इसको गर्म किया था तो नया कुछ तापमान होगा इसका। तो पहले तो T1 डिग्री सेल्सियस था, अभी हो गया T2 डिग्री सेल्सियस। हम अगर ये मान ले कि ये अगर मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस था, जिसको हम T1 माना था, हमने T1 माना था, तो हो सकता है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस कुछ एक हो गया और इसकी लंबाई पहले से बढ़ गई है। तो नई लंबाई को हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं L प्राइम। ये ऊपर का छोटा डैश जब इस L पे लग गया तो इसलिए इसको बोला गया L प्राइम। अब यहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि तापमान भी बढ़ गया और लंबाई भी बढ़ गई। तो लंबाई कितनी बढ़ी? ये जो बड़ी वाली लंबाई है, इससे पहली वाली लंबाई को माइनस कर देंगे तो हम कहेंगे कि इतनी लंबाई बढ़ी। और इस बढ़ी हुई लंबाई को, लंबाई में वृद्धि को हम ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा एल द्वारा दिखाते हैं। कुछ नहीं, घबराइएगा नहीं कि ये क्या लिखा जा रहा है, बस इसको छोटा सा ट्रायंगल जो है ना, इसको डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा एल, क्योंकि हम लोग लंबाई की बात कर रहे हैं तो एल, तो ये लंबाई में कितना बदलाव आया है, लंबाई में इतना बदलाव आया है। ठीक इसी तरह से हम कहेंगे कि तापमान में कितना बदलाव आया है, हम तापमान में बदलाव को ऐसे दिखा देंगे। है ना? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। T2 माइनस T1, क्यों? क्योंकि T2 ज्यादा है, तो T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कोई एक छड़ था जिसका शुरुआत में तापमान T1 डिग्री सेल्सियस है और इसकी लंबाई L है। इसको हमने गर्म करके T2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया इसका तापमान, और उस गर्मी को देने के कारण इसकी जो लंबाई है ये बढ़ गई है। तो कितनी बड़ी है लंबाई? एल प्राइम से पुराने लंबाई यानी एल को माइनस कर देंगे तो हमें उसका मान, मतलब लंबाई में कितना बदलाव आया है वो मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से तापमान में कितना बदलाव आया है वो भी मिल जाएगा। अब हमें रेखीय प्रसार गुणांक निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम यहां पर कुछ नहीं कर रहे, हम यहां पर बस ये पता लगा रहे हैं कि हम अगर गर्मी प्रदान करें इस वस्तु को तो इस वस्तु के आकार में कितना बदलाव आएगा। अब थोड़ा सा अपने आप से पूछिए कि आकार में जो बदलाव आया है वो लंबाई में बदलाव है, तो लंबाई में बदलाव है इसके आकार का बदलाव। लेकिन इस आकार के बदलाव को अगर हम देखना चाहे तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी इसके पुराने लंबाई से। मतलब पुराने लंबाई की तुलना में इसमें कितना बदलाव आया है। इस इतना बदलाव आया तो है, ठीक है, सही है, लेकिन इसकी पहले लंबाई कितनी थी? इतनी थी। मतलब हम जब तुलना करेंगे तो अनुपात में करेंगे कि जो लंबाई में बदलाव आया है वो पुराने लंबाई के कितने अनुपात का है। इतना हम समझ गए। अब दूसरी बात,
ये जो आकार में बदलाव आया है, ये हमें देखना है कि हर डिग्री सेल्सियस में कितना आया है। ठीक है, सीधी सी बात मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि अगर मैंने 5 डिग्री सेल्सियस बदलाव किया है तापमान में, 5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हुआ है। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान को मैंने चढ़ाया है, और इस 5 डिग्री सेल्सियस तापमान को चढ़ाने पर मैं देख रहा हूं कि मेरे आकार में इतना बदलाव आया है। तो मुझे पता लगाना है कि हर डिग्री सेल्सियस के लिए कितना बदलाव आया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 डिग्री सेल्सियस के लिए पता लगाने की बात कर रहा हूं कि हर 1 डिग्री सेल्सियस में कितना बदलाव आया है। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस में बदलाव पता लगाने के लिए आकार में बदलाव का तापमान में बदलाव से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो ठीक इसी बात को यहां पे सोचिए कि ये जो आकार में बदलाव है, ये इतने तापमान के बदलाव के कारण इस आकार में बदलाव आया है ना। ये T1 डिग्री सेल्सियस से जब हमने T2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया था, तब ये एल प्राइम माइनस एल हुआ था। तो ये जो बदलाव का परिमाण है, जिसको हमने कैसे, कितना बदलाव बटा पुराना कितना पुरानी लंबाई कितनी थी, उस हिसाब से इस बदलाव को देखा। तो ये जो बदलाव आया है, ये तापमान के कितने बदलने पर आया है, डेल्टा टी तापमान में बदलाव आया, उसके कारण आकार में बदलाव आया। तो इकाई डिग्री सेल्सियस तापमान में बदलाव अगर देखना है, तो इस पूरे के नीचे में डेल्टा टी बैठा देना होगा, और ये जो हमें मिला, यही हमारा रेखीय प्रसार गुणांक है। अब आपको अगर ये जटिल लग रहा होगा तो थोड़ा रुक जाइए। रेखीय प्रसार गुणांक देखने के बाद जैसे ही हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक देखेंगे, जैसे ही हम आयतन प्रसार गुणांक देखेंगे, आयतन प्रसार गुणांक तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारे ठोस पदार्थ का एक छड़ है, जिसकी लंबाई L सेंटीमीटर में मैंने दिखाई है, और इसका तापमान, शुरुआती तापमान T1 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से देखते रहिए। अब इसको हमने T2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, जिसके कारण से इसकी जो नई लंबाई है वो L प्राइम सेंटीमीटर हो गई। तो इस लंबाई में कितना बदलाव आया, इस लंबाई में बदलाव आया है डेल्टा L। ये डेल्टा एल क्या है, ये डेल्टा एल कुछ नहीं है, बड़े वाले लंबाई का यानी एल प्राइम से एल को माइनस करके जितना भी आएगा उतना सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह से कितना तापमान में बदलाव आया है, तापमान में बदलाव आया है T2 डिग्री सेल्सियस से T1 डिग्री सेल्सियस को माइनस करके जितना आएगा उतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये जो अल्फा है, अल्फा बराबर हम क्या देखेंगे, कितनी आकृति में बदलाव आया है। मैंने आपको क्या समझाया था, आकृति में बदलाव कैसे समझते हैं, लंबाई में कितना बदलाव आया है। लेकिन सिर्फ इस बदलाव को देखने पर काम नहीं चलेगा, हमें देखना पड़ेगा पहले कितनी लंबाई थी और उस पर कितना बदलाव आया है, यानी कितना बदलाव आया है पुराने वाले लंबाई पर। तो ये हो गए हमारे आकृति में बदलाव, और ये बदलाव हर डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ है, तो उसको हमें बांटना पड़ेगा डेल्टा टी से। तो इतना डिग्री सेल्सियस पे आया है। अब यहां पर कुछ नहीं है, इसको कुछ इस प्रकार से सोचिए, डेल्टा एल बटा एल, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड करता है, ये इसके नीचे बैठा है डेल्टा टी, मतलब ये डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बटा कैपिटल एल डिवाइड बाय डेल्टा टी, ऐसे लिख दिया। और हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे, जिन लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो
इसका मतलब अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एल है ये नीचे आ जाएगा, तो ये एल नीचे आ गया है। और ये डिग्री सेल्सियस जो कि नीचे इकाई पड़ी हुई थी, देखिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट रहा है ना, डेल्टा एल सेंटीमीटर में है और ये कैपिटल एल ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के निकल गया, नीचे सिर्फ पड़ा है डिग्री सेल्सियस, और ये डिग्री सेल्सियस नीचे था तो नीचे से ऊपर लिखना है तो डिग्री सेल्सियस का पावर -1 में डालना पड़ेगा। मतलब प्रसार गुणांक की इकाई क्या है, प्रसार गुणांक की इकाई है डिग्री सेल्सियस का पावर -1। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसार गुणांक की इकाई क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अल्फा कितना है देख लिया है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ी देर रुकिए, हम जब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने करने के बाद अब हम परिभाषा इसकी मतलब रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा लिखने के लिए तैयार है। तो किसी पदार्थ के क्षण का तापमान, ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ के क्षण का तापमान इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्षण के लंबाई में होने वाले वृद्धि तथा क्षण के वास्तविक, यहाँ पे लंबाई होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, क्षण के लंबाई में होने वाले वृद्धि तथा क्षण के वास्तविक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि आप अगर इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। आपको पहले ही मैं परिभाषा बता देता तो आपको याद करने में मुश्किल होती। आपने इस चीज को सीख लिया है तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे कि किसी भी पदार्थ के क्षण की तापमान को इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में होने वाले वृद्धि तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को उस वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेखीय प्रसार गुणांक क्या है हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है जिसका तापमान है T1 डिग्री सेल्सियस और इसका क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल है A सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर इसका तापमान, नया तापमान T2 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसका क्षेत्रफल A प्राइम सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, इसके क्षेत्रफल में इतना सारा बदलाव आया है, इसके क्षेत्रफल में इतना सारा बदलाव आया है। और इसके तापमान में कितना बदलाव आया है, इसका तापमान इतना T2 - T1 डिग्री सेल्सियस बदला है। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा द्वारा दर्शाते हैं, तो हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकालेंगे और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकालने से पहले थोड़ा सा अपने मन में सोचिए, अगर रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा इस प्रकार से थी, ध्यान दीजिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा बोल रहा हूं, इकाई किसी वस्तु के क्षण को इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस वस्तु के लंबाई में आए वृद्धि तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये रेखीय प्रसार गुणांक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि उसके क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को किस प्रकार से बोलेंगे, किसी वस्तु के क्षेत्रफल को इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में आए वृद्धि तथा उसके वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात को उस वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, और ये नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, और यहाँ पे नीचे क्या है
डिग्री सेल्सियस है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये भी तो बिल्कुल पिछले बार की तरह, पिछले स्लाइड में जैसे हमने देखा था वैसा कुछ आ गया है ना। तो कुछ अलग नहीं हुआ है सिवाय डेल्टा ए और ए के। पिछली बार ये डेल्टा एल और एल था, मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं बदल रहा है। वहां पे लंबाई थी, यहाँ पे क्षेत्रफल है। देखिए इकाई भी नहीं बदली है, इकाई भी वही रह गई है, डिग्री सेल्सियस का पावर -1। तो इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक क्षेत्रफल है, इसका तापमान T1 डिग्री सेल्सियस है और क्षेत्रफल A सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक उसी तरह से इस तापमान को बढ़ा के T2 डिग्री सेल्सियस करने पर इसका क्षेत्रफल भी बड़ा हो गया है, मान लेते हैं A' सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में कितना बदलाव आया उसको हम डेल्टा ए द्वारा दर्शाते हैं, A' माइनस ए सेंटीमीटर स्क्वायर। और तापमान कितना बदला इस क्षेत्रफल के बदलाव को लाने के लिए, T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को निकालते हैं। तो बीटा बराबर क्या होगा, हम देखेंगे कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि आई है उसका अनुपात वास्तविक क्षेत्रफल की तुलना में प्रति इकाई डिग्री सेल्सियस में कितना हो रहा है। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आई है उसका अनुपात वास्तविक क्षेत्रफल की तुलना में किया गया, और प्रति इकाई डिग्री सेल्सियस में वो कितना मान आएगा उसको देखना है। तो इस तरह से करने के बाद हम बीटा का मान क्या बैठा सकते हैं, डेल्टा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो डेल्टा ए बटा ए गुना डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस का पावर -8। तो इस तरह से हमारे पास क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान भी आ गया। और इसकी परिभाषा मैंने पहले ही आपको शुरू में बता दी, किसी पदार्थ के तापमान को इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में आए वृद्धि तथा वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा द्वारा दर्शाया जाता है। अब आप आगे की पढ़ाई किए बिना मुझे आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा बता सकते हैं, अगर आपने ये क्लास अभी तक ध्यान से किया होगा तो। इसी परिभाषा को देखकर बोलते रहिए, आपके मन में आ जाएगा। किसी पदार्थ के तापमान को इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल की जगह क्या होगा, आयतन में आए वृद्धि तथा वास्तविक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग गामा द्वारा दर्शाएंगे, आयतन प्रसार गुणांक की बात कर रहा हूं। तो आइए देख लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक। मान लेते हैं कि ये कोई एक वस्तु है जिसका तापमान है T1 डिग्री सेल्सियस, आयतन है V क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको गर्म करेंगे तो नया जो तापमान है वो T2 डिग्री सेल्सियस है और नया आयतन है V प्राइम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो आयतन है इसमें कितना बदलाव आया, V प्राइम माइनस V क्यूबिक सेंटीमीटर। कितने तापमान में अंतर आया, T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। अब हम आयतन प्रसार गुणांक को निकालेंगे जिसको हम गामा द्वारा दर्शाते हैं। और आयतन प्रसार गुणांक को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इकाई डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि लाने पर किसी वस्तु के आयतन में आए वृद्धि तथा उसके वास्तविक आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा V का इसकी इकाई बैठा देंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर है, और ये इस V की इकाई क्या है, ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर है, और डेल्टा T की इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि डेल्टा V बटा V गुना डेल्टा T डिग्री सेल्सियस का पावर -1, ये हो गया हमारा आयतन प्रसार गुणांक। तो देखिए ये एक वस्तु है जिसका
तापमान T1 डिग्री सेल्सियस है, आयतन V क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको गर्म करेंगे T2 डिग्री सेल्सियस तक, नया आयतन V प्राइम क्यूबिक सेंटीमीटर। जो आयतन में बदलाव आया है V प्राइम माइनस V क्यूबिक सेंटीमीटर। जो तापमान जिसको हमने बढ़ाया था, तो कितना बढ़ाया था, T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। हम गामा चाहते हैं निकालना, तो गामा मतलब क्या होगा, डेल्टा V बटा V क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी इकाई बैठा दिया और नीचे डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। तो गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर डेल्टा V बटा V गुना डेल्टा T डिग्री सेल्सियस का पावर -1। हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा हमने पिछले ही स्लाइड में उसकी चर्चा कर ली थी। किसी पदार्थ के तापमान को इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में आय वृद्धि तथा वास्तविक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस तरह से आयतन प्रसार गुणांक भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, ये एक छड़ की तरह मैं दिखा रहा हूं, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी वस्तु हो उसमें रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक तीनों हमें देखने को मिलेंगे। हमने अपनी सुविधा के लिए पढ़ाई को अलग अलग करके किया है। अब मान लेते हैं इस छड़ को हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर इसमें रेखीय प्रसार गुणांक भी आएगा, तो इसका मतलब इसमें कोई एक अल्फा होगा। इसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब इसका क्षेत्रफल भी पड़ेगा, तो कोई एक बीटा होगा। इसका आयतन भी बदलेगा, इसका आयतन भी बड़ा होगा, तो इसका एक गामा होगा। मान लेते हैं कि इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो मान लेते हैं कि x है। ठीक है, मान लेते हैं। तो x की इकाई कितनी होगी, याद कीजिए, डिग्री सेल्सियस का पावर -1। तो देखा ये गया है, प्रयोग द्वारा देखा ये गया है कि इसी वस्तु का अल्फा अगर x है तो इसका बीटा दुगना होगा, जितना भी अल्फा होगा उसका दुगना होगा। और इस वस्तु का गामा जितना अल्फा होगा उसका 3 गुना होगा। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा बीटा गामा का अनुपात निकालूं तो क्या निकलता है, x अनुपात 2x अनुपात 3x, मतलब 1:2:3। ये हो गया अल्फा बीटा गामा में संबंध, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। तो वही हमें देखना है, किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उस पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। मतलब अल्फा जितना भी होगा उस हिसाब से उसका बीटा उसका दुगना होगा। वही बात यहाँ पे कही जा रही है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उस पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उस पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होगा। मतलब अगर किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक x है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक 3 गुना होगा, यानी 3x हो जाएगा। वही बात यहाँ पे कही गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा क्या होता है, 1:2:3 होता है। तो इस तरह से हमारे पास रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक के बीच में संबंध आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ठोस पदार्थों में प्रसार का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। तो सबसे पहला उदाहरण है रेल की पटरियां। आपने रेल की पटरियों में देखा होगा कि इस तरह से
रेल की पटरियों में आपने देखा होगा कि इस तरह से पटरियों में बीच-बीच में खाली जगह होती है और ये पहले भी आपने सुना होगा कि ये खाली जगह क्यों है? क्योंकि गर्मी के दिनों में ये पटरियाँ गर्म होने के कारण इनमें थोड़ा बहुत प्रसार होगा, ये इधर फैलेगा, ये इधर की तरफ फैलेगा। तो इस फैलाव को जगह देने के लिए थोड़ी-सी खाली जगह छोड़ दी जाती है, ताकि अगर खाली जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये पटरियाँ ये आकृति में ये बदल जाएँगी, ये थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी और टेढ़ी-मेढ़ी होने का मतलब क्या है? इसके ऊपर से जब रेलगाड़ी जाएगी, तो वो दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो इसलिए हमें पटरियों में रेल की पटरियों में थोड़ी-सी खाली जगह छोड़नी पड़ती है। तो हमारा सबसे दैनिक जीवन में सबसे पहला महत्व यही है कि रेल की पटरियों को बिछाते समय बीच-बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है, जिससे गर्मी में पटरियों के को प्रसार के लिए स्थान मिल सके। ऐसा ना करने पर पटरियां प्रसार के कारण टेढ़ी हो जाएगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है। यही कारण है। दूसरा दूसरा उदाहरण आपने ये थोड़ा-सा कम ही देखा होगा, तो ये उदाहरण है बड़े-बड़े ब्रिज का। तो ये जो ब्रिज है, इसमें ये जो है इसको गर्डर बोलते हैं, ब्रिज का गर्डर। गर्डर में एक तरफ इस तरह से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ होता है और ब्रिज के दूसरी तरफ इस तरह से रोलर लगे हुए होते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा धातु का बना है, तो गर्मी के कारण अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रसार आ भी जाए, तो ये जगह तो एक जगह पर स्थित है, तो अगर प्रसार आएगी, तो ये जो रोलर है, रोलर के ऊपर ये सरक जाएगी थोड़ी-सी। जिससे क्या होगा? जिससे ये जो ब्रिज जिसके ऊपर जिन खंभों के ऊपर खड़ा है, उन पर दबाव ना आए और ये ब्रिज सही सलामत रहे और दुर्घटना ना हो। तो यही कारण है कि लोहे के पुल बनाते समय गर्डरों के केवल एक छोर को कसते हैं एवं दूसरे छोर को रोलर के ऊपर रखा जाता है, ताकि गर्मी के कारण होने वाले प्रसार से गर्डर बिना पुल को नुकसान पहुंचाए स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ सके। तो ये पूरी की पूरी चीज जो है ये गर्डर है और अगर ये स्थान अगर रोलर के ऊपर नहीं रहेगा, इसको भी इस तरह से एक जगह पे स्थिर कर देंगे, तो ये बढ़ने की कोशिश करेगा और इस पिलर पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा और दुर्घटना का कारण बन जाएगी ये पुल। तो इस तरह से हमने ये भी सीख लिया कि पुलों पर इसका किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है, हमने देखा होगा कि हमारे जितने भी रोड है उनके साइड में जितने भी खंबे होते हैं, बिजली के खंबे, टेलीफोन तारों के खंबे हुआ करते थे। इन खंभों में तारों को आप देखिएगा तो ये हमेशा ऐसे लटकते रहते हैं थोड़े से, ठीक है? थोड़ा-सा ढीला रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसको बिल्कुल टाइट क्यों नहीं कर देते? इसको टाइट करेंगे तो सर्दी के दिनों में या ठंड के दिनों में ये जो तार है, ये अगर प्रसार होता है, गर्मी से प्रसार होगा, तो गर्मी अगर कम होगी, तो इनमें सिकुड़न भी होगा, संकुचन भी होगा। तो इसलिए ये संकुचन के लिए थोड़ी-सी इनमें ढील छोड़ी जाती है, ताकि ठंडी के दिनों में अगर इनमें संकुचन हो भी जाए, तो ये जो खंभे हैं, ये आपस में इनमें खिंचाव पैदा ना हो या तो फिर तार के टूटने का डर ना रहे। तो इसलिए तारों के खंभों को के बीच थोड़ा ढीला रखा जाता है, जिससे सर्दियों में ठंड के कारण तार सिकुड़ कर टूट ना जाए। यहाँ हमारा भाग 1 समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। अगले क्लास तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।